गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जितनी भी अपनी 30 क्रॉप्स संपूर्ण हो गई हैं उसके बारे में एक बार देखना। देखिए बेटा, पहले नंबर पर था सीरियल, जिसको आप सीरियल क्रॉप्स, ये था। दूसरे नंबर पर था प्लस क्रॉप, ठीक है। और तीसरे नंबर पर था केस क्रॉप, केस क्रॉप, ठीक है। और चौथे नंबर पर था फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, ठीक है ना। और पांचवें नंबर पर था स्पाइस क्रॉप, ठीक है। इसके बारे में आपने अध्ययन किया है और ये जितने भी वीडियो हैं ये बने हुए हैं इन पांचों वर्ग के बारे में बनाया गया है, ठीक है। और ये पांचों वर्ग कितने अंक का है? 6 अंक के हैं। कितने के हैं? 6 अंक के हैं। एक बार आप लोग सृष्टि से नजर डालिए और इसको देखिए कि देखिए यहां पर जो सीरियल क्रॉप थी, पहला फसल थी धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और गेहूं, ये थी बेटा, ठीक है ना। ये 6 फसल थी सीरियल क्रॉप्स में, ठीक ना। जिसे पहली फसल धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, जौ है और गेहूं है। अब इसको याद करने का जिस प्रकार से मैं यहां प्रश्न बता रहा हूं, एक वर्ष बोर्ड ज्वार की फसल उठाता है, एक वर्ष बाजरे की उठाता है और अगले वर्ष ये गेहूं की फसल उठा लेता है, ठीक है ना। कभी कभार मक्का की फसल भी उठा लेता है बोर्ड। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहां पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्वार, बाजरा, गेहूं, और कभी कभार यहां पर धान की फसल, यदि वो ग्रेमनिकुल्स में एक फसल जरूर उठाता है। तो ये ध्यान रखना जिस प्रकार से मैं प्रश्न बना रहा हूं। यहां पर देखना क्वेश्चन नंबर 1, जितनी भी फसल यहां पढ़ाई गई है उसके बारे में क्वेश्चंस बनाना मैं आपको बता रहा हूं। इसके उत्तर देखना, आप आपके सामने पेश किए हुए हैं, इसको देखना आप लोग। धान की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यह आपके 4 अंक का है। यहां पर देखना 1, यहां पर देखना 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4 अंक, ठीक है ना। ये दिख रहा होगा आपको। तो यहां पर देखना धान की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यहां पर मैं 4 बिंदु डालता हूं, देखना। एक है जलवायु और दूसरा है उन्नतशील किस्में और थर्ड नंबर पर 2 प्रमुख
कीट रोग भी पूछ सकता है, या कोई कीट, जरूरी नहीं है कीट ही पूछे, रोग भी पूछ सकता है। और चौथा बिंदु है उपज या बीजोपचार या बीज की मात्रा आपसे पूछ लेता है। अब आप लोग इसको सिस्टोमेटिक तरीके से करते हैं तो आप लोगों को अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। जिसे इसी प्रकार से पेपर के अंदर आता है, बोर्ड पेपर के अंदर इसी प्रकार से प्रश्न बनता है। अन्य प्रश्न बन सकता है, धान की 4 उन्नत किस्मों के नाम बताइए। धान में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। धान की डेपोंग विधि पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। ऐसे प्रश्न बनते हैं इसके अंदर, ठीक है ना बेटा। ये ध्यान रखिए आप लोग, ये जो धान की फसल है मेजर पॉइंट है, यहाँ पर प्रश्न 4 नंबर का बनता है। अब जिस प्रकार से ये जवार है तो आप लोग यहाँ पर जवार लिख देना, क्या है, जवार, ठीक है ना। तो जवार की फसल में भी इसी प्रकार से ये प्रश्न बनता है। और आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि जवार की फसल को क्रॉप केमिकल के नाम से क्यों जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये छोटा प्रश्न है। जवार की बीज दर पूछ सकता है और इसकी खेती भी पूछ लेता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट्स खरीफ ऋतु की फसल है ये। और आप लोग कई बार इस बोर्ड में देखना, ये कई बार प्रश्न उठा लेता है। ग्रेमिनिकुल्स की है, जितनी भी ये सीरियल क्रॉप्स की फसलें हैं, धान्य फसलें हैं, वो किस कुल की हैं, पोएसी कुल की हैं। ये आप लोगों को बता रखा है, तो इसको अच्छी प्रकार से देखना। इसके बारे में अन्य प्रश्न भी बन जाते हैं कि धान जवार की फसल का जो सोरगम बाइकलर है, इसका वनस्पति नाम, इसकी खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर बता रखा है। एक प्रश्न तो यहाँ 4 नंबर का ये बनता है। छोटा प्रश्न बन जाता है कि उन्नतशील किस्मों के बारे में बताइए, बीज दर बताइए। ये ऐसे प्रश्न बन जाते हैं छोटे, जो आप लोग गलत कर बैठते हैं। सिर्फ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये प्रश्न सही हो जाता है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना, यहाँ पर जवार लिया है, उसी प्रकार से यहाँ बाजरा रख दीजिए आप लोग। बाजरा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड की फसल के अंदर, बोर्ड सिलेबस के अंदर जो बाजरा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये फसल उठाई लेता है कई बार। ये बाजरे के रोगों के बारे में यहाँ प्रमुख कीट न देकर रोग पूछ लेता है, जैसे अर्गट रोग है, हरित वाली रोग है, हाँ, जो बाजरे की फसल के मुख्य रोग हैं। तो यहाँ पर देखना बेटा, ये बाजरे की बीज दर है, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिए। इसकी जलवायु, उन्नतशील किस्में, प्रमुख रोग, क्योंकि कीट नहीं पूछता है इसके अंदर रोग पूछ लेता है, प्रमुख रोग पूछ लेता है। ये देखिए रोग यहाँ पर बिंदु के अंदर, ठीक है। इसकी उपज के बारे में ध्यान रखेंगे, इसका बीजोपचार ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फसल है। तो आप लोग इस खेती को अच्छी प्रकार से आप लोग अध्ययन कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न बनता है मक्का। इसके अंदर कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है कि मक्का में कौन सी जीन पाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे ओपेक 2 है, ओपेक 2, ठीक है। एक है फ्लोरी 2, मीन्स आप लोगों को यहाँ पर फ्लोरी का दे रखा है, फ्लोरी 2 दे रखा है ना। तो क्या हो गया, फ्लोरी है ना। और जैसे ओपेक 2, ओपेक, ठीक है ना। ये जीन पाई जाती हैं। इसके अंदर मक्का के प्रकार आप लोगों को बताया है, जैसे डेंट मक्का कौन सी है, हाँ, पोप मक्का कौन सी है, ये आप लोगों को इसका क्लासिफिकेशन करके बताया है मैंने, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग देखेंगे, किस्म देखेंगे, बीजोपचार देखेंगे और बीज की मात्रा देखेंगे इस फसल के अंदर। इसके बाद में है जो कि रोग देखना, उन्नतशील किस्म देखना और बीज दर देखना। आप लोग गेहूँ है, गेहूँ की सीरियल क्रॉप्स में मोस्ट और इम्पोर्टेंट, ये दोनों क्या है, खाद्यान्न फसलों की प्रमुख फसल हैं, धान और गेहूँ, क्योंकि जो मनुष्य का भरण पोषण होता है वो दोनों फसलों के द्वारा होता है। तो इनमें से ये गेहूँ फसल मोस्ट होती है और कई बार इसमें से प्रश्न बन जाता है कि गेहूँ की खेती का वर्णन। यहाँ पर देखना, गेहूँ बता दिया जाता है कि गेहूँ की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पर देखना, मैं सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ बताया है कि इसमें भी रोग पूछ लेता है, उपज पूछ लेता है, ठीक है ना। इसमें सीड्रिल के द्वारा बीज की मात्रा कितनी ली जाती है, हाँ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है बेटा।
इसके बाद में आपने ये रियल क्रॉप्स में 6 फसलें देखी हैं। उसके बाद में आपकी फसल है पल्स क्रॉप। पल्स क्रॉप का अर्थ है दलहनी फसल, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, क्या है? लेग्यूमिनेसी। तो लेग्यूमिनेसी के अंदर देखना, यहाँ पर लेग्यूमिनेसी के अंदर बताया है आपकी पहली फसल है उड़द। क्या है? उड़द। ठीक है, उसके बाद में है मूंग है, तीसरे नंबर पर मोट है। ठीक है, 4 नंबर पर अरहर है, अरहर, और 5 नंबर पर है चना। ठीक है, और 6 नंबर पर दे रखा है यहाँ पर आपके दे रखा है जैसे उड़द है, मूंग है, मोट है, अरहर है, चना है। इसके बाद में यहाँ पर ये सोयाबीन भी दे रखा है, यहाँ पर सोयाबीन, सोयाबीन। ठीक है ना, उड़द, मूंग, मोट, अरहर, चना। ठीक है ना, और ये सोयाबीन, ये तिलहनी फसल में भी आती हैं और लेग्यूमिनेसी कुल में भी आती हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये 6 फसलें यहाँ पल्स क्रॉप के अंदर दे रखी हैं। इसको आप लोग अच्छी प्रकार से देखना, क्योंकि इसमें कई बार प्रश्न बन जाता है। हाँ, तो देखना, पहली फसल आपकी यहाँ दे रखी है उड़द है, मूंग है, मोट है, अरहर है, चना है और सोयाबीन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। कई बार ये जो उड़द की जो दाल है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये चना है, चने की दाल हमारे यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में इसकी खेती की जाती है, क्योंकि चना तिलहनी फसलों का राजा है, तो इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ पर है देखिए, इस फसल का एक पर्सन बनाता हूँ मैं कि उड़द की खेती यहाँ पर इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अरहर और चना। ठीक है ना, अरहर और चना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूंग और उड़द की कभी कभार बीज की मात्रा पूछ लेते हैं, बीजोपचार पूछ लेते हैं। ठीक है ना, और उन्नतशील किस्म के बारे में ध्यान रखना। उड़द की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर, वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखना, ये देखिए प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग पहले नंबर पर आप लोग देखेंगे इसका क्लाइमेट, इस फसल की क्या देंगे? क्लाइमेट। 2 नंबर पर क्या देखेंगे आप लोग? आप बीज की मात्रा देखिए, बीज की मात्रा। और इसके बाद में तीसरे नंबर पर 2 प्रमुख कीट। ठीक है, और 4 नंबर पर देखेंगे आप उन्नतशील किस्म या उपज देखेंगे, उन्नतशील किस्में, और यहाँ उपज भी हो सकती है। ठीक है ना बेटा, तो ये ध्यान रखिए, ये इसी प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं। और ये जितनी भी हैं सीरियल क्रॉप्स हैं, पल्स क्रॉप्स हैं, केस क्रॉप्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं और स्पाइस क्रॉप हैं, इनके बारे में प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर आप लोगों को यहां देखना बेटा, यहां केस क्रॉप में देखना, यहां गन्ना है, आलू है। ठीक है, गन्ना और आलू, ये एक दे रखा है, गवार भी दे रखा है यहाँ। ठीक है, क्या दे रखा है? गवार दे रखा है। गवार भी क्या है? केस क्रॉप है। गन्ना, आलू, गवार। यहाँ एक तंबाकू भी है, लेकिन ये यहाँ पर तंबाकू नहीं दे रखा है सिलेबस में। आपके यहाँ गन्ना और आलू और गवार दे रखा है। ये नकदी फसल है बेटा। यदि इसको समय रहते हुए किसान नहीं बेचता है तो इसके गुणों में कमी आ जाती है। तो ये फसल है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गन्ना और आलू। ठीक है, ये फसल, ये सब्जियों का राजा है आलू, तो ये ध्यान रखना। और ये यहाँ पर इस गंवार की कई बार बीज दर पूछी हुई है, उन्नतशील वैरायटी पूछी हुई है, ये जेट के अंदर भी पूछा हुआ है बेटा, तो ये ध्यान रखना। गन्ना देखना, एक आपका ये 5 नंबर पर लो आप लोग, ऑयल सीड देखिए आप लोग, ऑयल सीड देखिए, ऑयल सीड। ठीक है, और इसके बाद में 6 नंबर पर है
स्पाइस क्रॉप, ये देखिए बेटा, ये देखिए आप लोग 6 फसलें, 6 वर्ग है, बिल्कुल सही है। ऑयल सीड को अपन छोड़ ही दिए थे, इसके अंदर 6 वर्ग है और 6 वर्ग में से एक फसल जरूर, 2 फसल उड़ता है, लगभग 4 फसल उड़ जाती है इसके अंदर, अथवा के अंदर दे देते हैं तो 4 फसल उड़ जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में देखना, जैसे गन्ने की खेती के प्रश्न बना रहा हूं मैं, देखना गन्ने की, यहां पर क्वेश्चंस डालिए आप लोग, गन्ने की खेती का वर्णन निम्न, गन्ने की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए, ठीक है बेटा। ये देखिए आप लोग, ये 4 नंबर का प्रश्न बनता है यहां पर, और चारों बिंदु आप लोगों को याद करना है। मीन्स ये जितने भी इस फसल के बिंदु हैं, ये 4 पॉइंट मैंने जो लिखा है लगभग ऐसे ही पूछता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है चेंज हो जाता है। इसलिए आप लोग जितने भी बिंदु आपके दे रखे हैं उनको आप अच्छी प्रकार से देखना, ताकि आप लोग अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि अपने यहाँ पर देखना, इस विद्यालय में 96 नंबर है एग्रीकल्चर्स के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा है बेटा, क्योंकि इस एक प्रकार की थ्योरी है, कहीं ना कहीं बच्चा मिस्टेक कर देता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, ये 96 नंबर भी कम नहीं है, बहुत अच्छे नंबर हैं। देखिए बेटा, यहाँ अपने आसपास के क्षेत्र में तो इतने नंबर है नहीं, जितने भी विद्यालय चल रहे हैं यहाँ के विद्यालय में जितने नंबर है एग्रीकल्चर्स में, अन्य विद्यालय में नहीं है। तो कल भी मैंने आपके आर्ट्स के बारे में बताया था, साइंस के बारे में बताया था और एग्रीकल्चर्स के बारे में बताया था कि यहाँ पर इस विद्यालय में जितनी भी संकाय चल रहे हैं, वो जिनके स्टाफ मजबूत, जिसको आप लोग मजबूत फैकल्टी के नाम से जानते हैं, कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लगातार हर साल वृद्धि कर रहे हैं, परसेंटेज को घटा नहीं रहे हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर बच्चों के साथ में मेहनत की जाती है। यहाँ के जो संस्था प्रधान हैं पूरे दिन विद्यालय की देखरेख में रहते हैं और बच्चों को सही समय पर जगाते रहते हैं, ताकि वो परसेंटेज अच्छी बना सके। तो यहां पर देखना बेटा, ये कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, प्रश्न आता है, आते हुए भी गलत कर देता है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे उत्पत्ति स्थान है, जलवायु है, बीज दर है, बीजोपचार है, तो वो क्या करेंगे एक ही लाइन के अंदर, क्योंकि वो कॉपी को नहीं पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो वो एक ही लाइन के अंदर भर देता है। इसको सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे बिंदु है उसको आप लोग उत्तर, जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो यहाँ पर उत्तर डालिए और यहाँ पर प्रश्न, जो भी प्रश्न दे रहेगा उसके नंबर डालिए। ये जरूरी है, नंबर डालना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आपके जैसे पहला बिंदु है तो इसको रोमन संख्या में लीजिए, ठीक है, रोमन संख्या में लेकर उसका उत्तर लिखिए, फिर 2-3 लाइन छोड़कर फिर दूसरा नंबर डालिए, फिर आप लोग लिखिए, क्योंकि उत्तर तो लिख रखा है ना, उत्तर किसका, पहले का 4 देना आपको। तो इस प्रकार से आपको उत्तर देंगे तो ये प्रश्न भी अच्छा लगता जाएगा और आपके चेक करने में काफी दिक्कत नहीं आएगी और अपने आप ही वो लेक्चर नंबर देगा, ठीक है ना। अगर एक लाइन में मार देगा तो वो नंबर नहीं देगा, क्योंकि ये भी सिस्टमेटिक तरीके से दे रखा है कि 1 + 1 + 1 + 1 मीन्स 4 अंक, ठीक है। इस प्रकार देखना, फाइबर ये क्रॉप्स है, क्या है, फाइबर क्रॉप्स है, जिसको आप लोग रेशे वाली फसल कहते हैं, रेशे वाली फसल कहते हैं, जिसे कपास है और सनई है, ठीक है, कपास और सनई। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर जैसे कपास की फसल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी केस क्रॉप में आती है कपास वाली फसल, लेकिन यहां पर क्या कर दिया उसको फाइबर, क्योंकि रेशे वाली क्रॉप्स हैं तो उसको क्या किस में दे दिया, किसमें दे दिया, फाइबर क्रॉप्स में दे दिया। लेकिन बाकी केस क्रॉप के अंतर्गत आती है, क्योंकि यदि कपास को भी लंबे समय तक रख लिया जाता है तो उसके रेशों की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। क्योंकि इसका नाम बढ़िया है, कपास का नाम क्या है, बढ़िया है, व्हाइट गोल्ड है, सफेद सोना है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये इसके बारे में भी प्रश्न बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको 2 जातियों के बारे में अध्ययन करवाया है, एक तो देसी जाति के बारे में करवाया है, क्योंकि देसी जाति में भी 2 किस्में हैं और अमेरिकन जाति में भी 2 किस्में हैं, ठीक है ना। तो देखना बेटा, यहां पर
इसकी पहले यहाँ की इसकी खेती नहीं होती थी, क्योंकि हमारे भारत के अंदर कपड़े की बहुत बड़ी समस्या थी। तो यहाँ से चीन 2 साधु के वेश के अंदर भेजे गए थे, तो साधु के वेश बनाकर चीन भेजे गए तो वहाँ से रेशम कीट के अंडे चुरा कर लेके आए थे। तब उन्होंने यहाँ भारत के अंदर उन्होंने अध्ययन किया कि किस प्रकार से रेशा तैयार किया जाता है, किस प्रकार से कपड़े बनाए जाते हैं। फिर उन्होंने खोज की कि कपास से भी क्या बनाया जाता है, रेशा तैयार करके कपड़े बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है बेटा, तो इन्होंने धीरे धीरे खोज करके हमारे भारत के अंदर आज 1 नंबर का कपड़ा मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद में देखना ऑयल सीड है, जैसे मूंगफली है, तिल है, सरसों है, तारा मीरा है, सूरजमुखी है। ठीक है, ये ऐसी ऑयल सीड हैं जिनके द्वारा हम तेल प्राप्त करते हैं। तो कभी कभार देखना मूंगफली में जो पैकिंग की क्रिया है वो कितने दिन में शुरू होती है, कई बार देखना जेठ के अंदर परसेंट। बिल्कुल आप लोग यदि सिस्टमेटिक तरीके से आप चल रहे हैं तो आप लोग मान लीजिए आपका जेट में सिलेक्शन हो गया। जेट में सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं और वो प्रश्न गलत करके आ जाते हैं और उनका जेट में सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना बेटा। ये आप लोग इन ऑयल सीड्स के बारे में भी, जैसे मूंगफली है, सरसों है, ठीक है ना। और ये जो आपको अभी बताया मैंने, मूंगफली और सरसों के बाद में जैसे तीसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट आता है, जैसे ये जिसको आप लोग सूरजमुखी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो आप सूरजमुखी कई बार परसेंट उड़ जाता है सूरजमुखी के अंदर। अन्यथा आप लोगों को किस में तो याद करनी है, क्योंकि आप लोग जेट के अंदर भी काम आएगी। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारा बोर्ड इसी में बनाकर 6 नंबर इसी में दे देंगे एक प्रश्न, नहीं। जितने भी ये ग्रुप वर्ग बन रखे हैं उनमें से ये प्रश्न उठाते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखना ये स्पाइस क्रॉप है, जैसे स्पाइस क्रॉप में यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे मेथी है, धनिया है, सौंफ है, जीरा है, 4 फसलें, 4 क्रॉप्स हैं, ये स्पाइस क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये यहाँ पर बड़ा प्रश्न तो अभी तक सिलेबस चेंज होने पर नहीं उठाया है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे किस्म और बीज दर, किस्म और बीज दर और उपज यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो आप लोग इनके जो स्पाइस क्रॉप्स हैं उनके आप लोग किस्म है, बीज दर है और उपज आपको याद करनी होगी। अब देखना बेटा, ये जितने भी वर्ग हैं इनको वर्ग वाइज आप लोग एक क्या लेना, चार्ट लेना। ठीक है, चार्ट इस प्रकार से लेना, 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये का आएगा, बड़ा लेना और आप लोग इस प्रकार से लाइन खींचना। बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे आपको ये फसल, आप लोग कहेंगे कि सर 30 फसलें हैं, कैसे याद करना है, तो याद करने का ट्रिक्स बता रहा हूं मैं। तो ये आप लोग देखना बेटा, ये जैसे क्रम संख्या लगाना है, यहाँ पर क्रम संख्या। ठीक है, जैसे 1 2, यहाँ 1 2 में क्या लिखेंगे, जैसे फसलों के नाम है, जैसे सामान्य नाम और वानस्पतिक नाम। ठीक है, दोनों ऑब्लिक लगा के लिखना, वानस्पतिक नाम और सामान्य नाम, इस प्रकार से लगा लेना आप लोग। ठीक है, ये खाना पूरा होने के बाद में आप लोग इसके आगे क्या करेंगे, जैसे उत्पत्ति स्थान है, बीज दर है, आप लोग सारे ये खाने छोटे छोटे बना लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, और फसल के सामने पढ़ते जाएंगे, उन्नतशील किस्में हैं तो आप लोग पढ़ लो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर यदि यहाँ पर गैप जा रहा है तो यहाँ पर इसके अंडरलाइन कर दो कि साहब एक फसल कंप्लीट होती है, एक फसल कंप्लीट होती है। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि ये जो चार्ट है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा। जहाँ भी आप लोग रात को आपका जो शयन कक्ष है उस जो चारपाई उसके जस्ट सामने लगाएंगे, ताकि आप लोग उड़ते बैठते, ठीक है ना, उसको याद कर लें। जैसे काम कर रहे हैं, काम करते हुए आप लोग जैसे फलाना ये जो जीरा है, मक्का है, जवार है, गेहूँ है, बाजरा है, हाँ, सरसों है, तारा मीरा है, हाँ, इसके बाद में जैसे चना है, उड़द है, मूंग है, मोठ है, हाँ, सोयाबीन है, मूंगफली है, तिल है, जैसे जीरा है, मेथी है, सौंफ है, धनिया है, ठीक है ना, गवार है, गन्ना है, हाँ, कपास है। ये इनके बारे में आपके अंगुलियों की जो ये रेखाएं हैं, जिसको आप इस रेखा पर ले लीजिए। ठीक है, इन रेखाओं पर अपने आप याद हो जाएगा। जो बच्चा इनकी रेखाओं में याद कर लेता है वो कभी भी नहीं भूलता है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिए, आप लोग इस प्रकार से चार्ट बनाकर तैयार कीजिए। अब इसके बाद में देखना आप लोग, ये 6 वर्ग हैं, भाग हैं, जो आप लोगों ने अच्छी प्रकार से तैयार कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में देखना, इसके बाद में देखेंगे आप क्योंकि आपके एग्रीकल्चर्स का ये जो
सस्य विज्ञान है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्रीकल्चर इसी से ही बनी रखी है, किससे? सस्य विज्ञान से, क्योंकि इसके अंदर फसलों का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? फसलों का उत्पादन होता है। उसके बाद में हम आपको पोमोलॉजी, आपकी ये सीनियर क्लास के अंदर पोमोलॉजी सब्जेक्ट उठा रखा है, जिसको आप लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर, जिसके अंदर फल वाले पौधों का अध्ययन करेंगे आप लोग, ठीक है। मैंने आप इसकी शाखाएं आप लोगों को यहाँ पर शुरू करने से पहले आपको शाखाएं बताई थी, तो यहाँ पर इसकी जो मेजर शाखाएं हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड पर स्पष्ट करके बताया था। यहाँ पर परिभाषा भी दी थी, डेफिनेशन भी दी थी। तो अब आप लोग देखिए, यहाँ पर आपका पहला चैप्टर है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग कहेंगे सस्य विज्ञान। क्या? सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, ठीक है, कोमा। इसके बाद में देखना मृदा एवं बीज। ये देखिए बीज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ठीक है। सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। देखना, आज तक आपने बहुत सारी परिभाषा देखी, अलग अलग राइटरों की बुकों में देख रखा है, लेकिन इसको आज देखना, क्योंकि मैंने इसको शुरू किया था इस एग्रोनॉमी को, तब भी मैंने इसकी परिभाषा बताई थी, और आज भी इसका कोई ये चैप्टर है 4 अंक का है। कितने का है? 4 अंक का है। बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, क्योंकि इसमें पूरी एग्रीकल्चर टिकी हुई है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो सस्य विज्ञान है, सस्य विज्ञान एग्रीकल्चर की प्रमुख शाखा है, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि किसान फसलों का उत्पादन करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं, तो ये जो एग्रोनॉमी है किसानों की आजीविका है। इसके अंदर किसानों को खेती करना सिखाया जाता है। किसान को जैसे कृषि क्रियाएं हैं, जिसमें निराई गुड़ाई आ गई, खाद एवं उर्वरक है, जलवायु है, मृदा है, किस्म है, बीज दर है, उपज है, इनके बारे में पता चल जाता है। इसके बारे में किसान को पता चल जाता है। तभी तो कहा है सस्य विज्ञान को विज्ञान व कला दोनों की उपमा दी गई है, क्योंकि किसान को खेती करने का तरीका बताया जाता है, और ये अपने तरीके के साथ में खेती करके बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखेंगे आप लोग। तो ये जो सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज, तो आप लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखिए सस्य विज्ञान की। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन देखेंगे आप लोग। देखिए AGRONOMY, एग्रोनॉमी। ये देखिए एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी जो शब्द है, ठीक है ना। क्या? यहां पर देखना, नोमी और लोजी मैंने क्या बताया था? ग्रीक भाषा बता रखी है, ठीक है ना। क्या बता रखी है? ग्रीक भाषा। लेकिन बहुत सारी बुकों के अंदर इसको क्या दे रखा है? क्योंकि अपवाद रूप में क्या जाता है? लैटिन भाषा में दे रखा है इसको, ठीक है ना। तो इस शब्द की आपको उत्पत्ति अगर अपन ट्रिक्स से देखते हैं तो ग्रीक भाषा है, अगर अपन इसको अपवाद के रूप में देख रहे हैं तो ये लैटिन भाषा के अंतर्गत लिया गया है। तो देखिए बेटा, यहां पर देखना, इसको एग्रोनोमस, एग्रो AGRONOMOS, एग्रोनोमस, यहां पर लिख रहा हूं मैं एग्रोनोमस। ये देखिए एग्रोनोमस शब्द से हुई है। ये 2 शब्दों के युग्म से बना है। यह 2 शब्दों के युग्म से बना है, ठीक है। ये 2 शब्दों के युग्म से बना है, तो मैं दोनों शब्द आपको बता रहा हूं बेटा।
पहला जो शब्द है, पहला युग्म शब्द है वो एग्रोस है। AGRO, एग्रोस, ठीक है ना, जिसको एग्रो भी कह सकते हैं आप, एग्रो, या इसको अपने किसमें लिया है, एग्रोस में लिया है। किस में लिया है, AGROS, इसको स्पष्ट देखना, ये आर है, या आप लोग तोड़ सकते हैं एग्रो प्लस नोमस, ठीक है, एग्रो प्लस नोमस। एग्रो का मतलब है भूमि, जिसको आप फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। और नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन, मीन्स भूमि का सही प्रकार से प्रबंधन करके वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा या वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेकर खेती करना क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान। ये तो है शॉर्ट परिभाषा। क्या है, शॉर्ट परिभाषा है। और एक बार इसको मैं तोड़ के बता रहा हूं कि ये दो शब्द से मिलकर, दो शब्दों के युग्म से बना है। जो पहला है एग्रोस और दूसरा है नोमस। क्या है, नोमस है, NOMOS, ठीक है। ये देखिए NOMOS, नोमोस। क्या है, नोमोस। यहां पर मैं अभी आपको हिंदी में भी लिख के बता रहा हूं, एग्रोस, एग्रोस, ठीक है, एग्रोस और नोमोस, नोमोस, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए बेटा, एग्रोस यहां पर जिसका अर्थ देखना, अर्थ देखिए आप लोग, इसका अर्थ, एग्रोस का अर्थ क्या है, भूमि। क्या है, भूमि है। क्या है, भूमि, जिसको आप इंग्लिश में फील्ड के नाम से जानते हैं। क्या, FILED, फील्ड, ठीक है, FILED, फील्ड, ठीक है ना बेटा। ये देखना आप लोग, ठीक है, फील्ड, जिसको आप लोग भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। और यहां पर देखना नोमस, इसका अर्थ क्या है, देखना, अर्थ प्रबंधन, प्रबंधन। क्योंकि जब तक किसान पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होता है, जैसे भूमि की तैयारी करना, जुताई करना, उसके बाद में बीज की बुआई करना, बीज का निर्धारण करना, उर्वरकों की मात्रा निर्धारण करना, कीट बीजोपचार करना, सिंचाई करना, ठीक है ना, फसल की कटाई करना, मंडाई करना, उपज करना और भंडारण करना, ये सभी अच्छी प्रकार से प्रबंधन करता है, ठीक है ना, और उत्पादन लेता है, तो वो होता है एग्रोनॉमी, ठीक है ना। यदि वो अपने नियम से कर रहा है तो वो एग्रोनॉमी नहीं है, क्योंकि उसने सही देख रेख के साथ में फसल ही नहीं ले रहा है, तो वो एक अच्छा किसान नहीं होता है। उसको हम वृद्ध किसान के अंतर्गत नहीं लेते हैं, क्योंकि किसान कितने हैं बेटा, 3 किसान हैं, लघु किसान, सीमांत किसान और वृद्ध किसान, ठीक है ना। तो यहां पर जो वृद्ध किसान होगा, जो बड़ा किसान होगा, वो प्रबंधन के साथ में, उसके साथ में शर्त होती है, बहुत सारी ऐसी शर्त लेकर चलता है, क्योंकि उसके पास में बड़ी जमीन होती है, बहुत बड़े क्षेत्र में होती है, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से वो किस एरिया में क्या बोना है, किस एरिया में क्या करना है, तो वो इस तरीके से खेती करता है, ठीक है ना। तो देखिए एग्रोस, ये 2 शब्दों के युग्म से बना है, एग्रोस और नोमस। ये देखिए एग्रोस का अर्थ भूमि और नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन, ठीक है ना। तो देखना, सस्य विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है, यहां देखना मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं, सस्य विज्ञान, यहां पर इसकी डेफिनेशन देखेंगे आप लोग। विज्ञान की वह शाखा है, सस्य विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन,
जिसमें फसल उत्पादन एवं फसल उत्पादन व मृदा प्रबंध, वह एवं कह दो या वह मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों, प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं है जहां पर तो आप लोग देखिए वहां का सिस्टम खराब रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के सिद्धांत होते हैं। उसी प्रकार से हमारे एग्रोनॉमी में भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के सिद्धांत। अगर इसके सिद्धांतों को लेकर साथ नहीं चलते हैं तो आप लोग अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर देखना, उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान, या वह सस्य विज्ञान कहलाती हैं। तो देखिए बेटा, यहां पर आपने जो टॉपिक है सस्य विज्ञान, समझने की बात है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है कि एग्रोनॉमी, इसको अंग्रेजी में हम एग्रोनॉमी कहते हैं, और इसके जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा से किस में लिया गया है, एग्रोनोमस से लिया गया है, और ये दो शब्द के युग्म से बना है। कौन सा, एग्रोनोमस, दो शब्दों के युग्म से बना है, जो पहला है एग्रोस और दूसरा है नोमस। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक्स के द्वारा भी बता दिया है कि ग्रीक को किस में रखना है और लैटिन में किसको रखना है, मैं शुरू से बताता आ रहा हूं आपको, क्योंकि अब धीरे धीरे आपके एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, देखना, क्योंकि मैंने आज आपका पहला लेसन शुरू कर दिया है। क्योंकि ये 30 फसलें अगर पूरी हो जाती है, ये ज्यादा थोड़ा लोड कम हो जाता है। ठीक है ना, जो लोड था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब आप लोग इसको अच्छे प्रकार से देखेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है ना बेटा, तो देखिए ये दो शब्दों के युग्म से बना है। पहला एग्रोस, जिसका अर्थ भूमि, इंग्लिश में हम कहते हैं फील्ड, और दूसरा युग्म शब्द है नोमोस, जिसका अर्थ है प्रबंधन, जिसको आप कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, अब इस दोनों शब्द से परिभाषा यदि अपन शॉर्ट बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे कि भूमि का सही प्रकार से प्रबंधन करके या प्रबंध करके वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेकर खेती करना क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है, जिसको आप क्या कहते हैं हिंदी में, सस्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर सिस्टमैटिक तरीके से परिभाषा, डेफिनेशन क्या दी है कि विज्ञान की वह शाखा, सस्य विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह सस्य विज्ञान कहलाती है। इसके बाद में देखना, यहां पर मृदा दे रखा है। आज आप लोग इसकी एक बार देखना, क्योंकि इसको आप लोग उतारना अपनी कॉपी के अंदर। वैसे मैं आपको नोट्स भेज रहा हूं, अगर इसको आप उतार भी सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो यहां पर मृदा देखना, मृदा की परिभाषा, चट्टानों के अपशिष्ट से जमा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है। इसके अंदर जैसे कार्बनिक पदार्थ है, जीवांश पदार्थ है, पत्तियों, सड़ी गली पत्तियां हैं, तो ये क्या करता है, ऊपरी परत के अंदर आकर जम जाती हैं और मृदा का निर्माण हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल ए है, बी है, सी है, हाँ, जिसको आप लोग सहस्त्र के नाम से जानते हैं। परत को किस नाम से जानते हैं, सहस्त्र के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपके चैप्टर में बता रखा है मृदा उर्वरता। क्या बता रखा है, मृदा उर्वरता। तो आप लोग मृदा उर्वरता की
परिभाषा सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बहुत छोटी परिभाषा बना रखी है कि पौधे की वृद्धि के लिए, किसके लिए, पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति के योग को हम क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। बहुत छोटी परिभाषा है, देखना बेटा। मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, क्योंकि भूमि के अंदर ऐसे प्राप्य पदार्थ होते हैं, प्राप्य का मतलब पौधे को सरलता से उपलब्ध हो जाता है, जैसे न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे मृदा के द्वारा ग्रहण करते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं और किसान को उत्पादन देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने परिभाषा क्या बना दी है, मृदा उर्वरता पौधे की वृद्धि के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति की, ये तीनों मिलकर क्या करती हैं, भूमि को क्या बनाती है, उपजाऊ बनाती है। और भूमि उपजाऊ होगी तो क्या होगी, उत्पादन बढ़ेगा। कभी कभार क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है किसान के सामने, जैसे ओले पड़ना है, अतिवर्षा हो जाना है, कीट रोगों का प्रकोप है। इस प्रकार से क्या होता है, भूमि उपजाऊ होते भी क्या हो जाती है, अनुत्पादक हो जाती है। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं मृदा उर्वरता की, साहब ये सब तीनों जो ये तत्व हैं वो अच्छी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। हमारी भूमि क्या है, उपजाऊ है, फिर भी क्या हो रहा है, अनुपजाऊ हो रहा है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हैं वो क्या कर दिया, उसको भूमि को उपजाऊ होते भी क्या कर दिया, अनुत्पादक कर दिया। तो ये ध्यान रखना, यहां पर ये परिभाषा क्लियर होती है। इसके बाद में क्योंकि मैं लिखा कर यहां पर बोर्ड पर बताऊंगा, फिर आप लोग और भी अच्छी प्रकार समझाएंगे। एक बार आप लोग उसको सशक्ति से कानों को खोलकर सुनिए, ताकि आप लोग इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से बिठा लेंगे कि पौधे की वृद्धि के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति के योग को हम क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं, मृदा उपजाऊ कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर प्रश्न बन रहा है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक तो प्राकृतिक है और एक कृत्रिम है। ये ध्यान रखना, बोर्ड के अंदर 3 नंबर में प्रश्न उठा लेता है और हर साल प्रश्न उठाता है। एक साल मृदा उत्पादकता का उठा लेता है और एक साल क्या करता है, मृदा उर्वरता का उठा लेता है। दोनों में प्रश्न बनेंगे कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक के बारे में वर्णन कीजिए। एक बार क्या करता है कि मृदा उर्वरता के कृत्रिम कारकों के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है ना बेटा। तो दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार से एक प्रश्न बनता है फिर मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता क्या किसे कहते हैं, यहां पर प्रश्न बनता है, ठीक है ना। ये आपके यहां पर सिलेबस में टॉपिक दे रखा है, तब बात कर रहे हैं अपन कि मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं। प्रति हेक्टर उत्पादन देने की क्षमता से है कि 1 हेक्टर में कितना उत्पादन हुआ, ठीक है ना। तो इसको रुपयों से मापा जाता है कि 1 हेक्टर में जैसे पैदावार खूब हो गया और साहब इसमें पैसे कमी प्राप्त होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे टमाटर बोए, टमाटर क्या हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, पैसे नहीं मिले, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्शन तो खूब हो गया लेकिन क्या हो गया, पैसे नहीं मिले। तो बेटा क्या हुआ, यहां पर क्या, इसको किससे मापा जाता है, रुपयों से मापा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इसको भी क्या करते हैं, यहां पर प्रश्न बनेगा कि मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये टॉपिक ही आपके क्लियर होता है। इसके बाद में बीज, इसके बाद में क्या है, बीज। तो आप सबसे पहले आप लोगों को बीज की परिभाषा आपको आनी चाहिए, है। तो ये ध्यान रखना, बीज की परिभाषा मैंने आपको बता रखी है। क्या बताई थी, बीज जड़, तना, पत्ती का वह भाग है जिससे एक समस्त पौधे का निर्माण होता है। और बायोलॉजी में क्या कहते हैं, परिपक्व बीजांड के द्वारा बीज बनना क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। क्या परिपक्व बीजांड को ही हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। अगर आप बायोलॉजी से बात करते हैं तो शॉर्ट परिभाषा है, परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। यदि अपने एग्रीकल्चर से इसकी परिभाषा देखते हैं, बीज जड़, तना, पत्ती का वह भाग है जिससे एक समस्त पौधे का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। अब देखिए बेटा, उत्तम बीज के गुण पूछ लेता है, उत्तम बीज के गुण या उत्तम बीज की विशेषताएं, इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे।
आज आपका मैंने ये पहला चैप्टर शुरू कर दिया है जिसका नाम सस्य विज्ञान, मृदा व बीज है। और पिछली फसलों के बारे में मैंने आपको वापस से अध्ययन करवाया है। इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग याद करना बेटा। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।